हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। वह मेरी शादी के बाद की पहली बारिश वाली रात थी। सुबह से ही मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने सोच रखा था कि शाम को आदित्य आएंगे तो हम दोनों छत वाले कमरे में बैठकर चाय और गर्म पकौड़े खाएंगे। उन्हें बारिश और पकौड़े दोनों बहुत पसंद थे। मैं सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी, बार बार खिड़की से बाहर बारिश देखती और मन ही मन मुस्कुराती रहती। लेकिन शाम होते होते मौसम इतना खराब हो गया कि सब कुछ बदल गया। आसमान में काले बादल इस तरह छा गए जैसे रात समय से पहले उतर आई हो। तेज हवा चल रही थी और बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। आदित्य का फोन आया। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद हो चुके हैं और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, इसलिए वह आज रात घर नहीं आ पाएंगे। उनकी बात सुनते ही मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन फ़ोन करते ही पूरा घर मुझे खाली लगने लगा। मैं नीचे गई और पापा जी को आदित्य की बात बता दी। उन्होंने आराम से कहा कि मौसम ठीक होते ही सुबह तक आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा अगर ऊपर वाले अकेले ऊपर अगर डर लगे तो नीचे आ जाना। उनकी बात सुनकर मैं वापस ऊपर अपने कमरे में चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात घर का माहौल मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऊपर वाला कमरा घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था, इसलिए हर आवाज़ और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। कभी खिड़की आवाज़ से ज़ोर से हिलती तो कभी ऐसा लगता जैसे छत पर कोई चल रहा हो। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। बाहर बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि हर बार कुछ पल के लिए पूरा कमरा उजाले से भर जाता, फिर तुरंत अंधेरा हो जाता। मुझे बचपन से ही बिजली की गरज से बहुत डर लगता था और उस रात और डर जैसे दिल में उतरता जा रहा था। मैं कई बार खुद को समझाती यह सिर्फ मौसम है, लेकिन फिर अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। करीब रात के 1:30 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अब सिर्फ बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन उसकी बैटरी बहुत कम थी। मैं बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन ऊपर अकेले रुकने का हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर मैंने सोचा कि नीचे जाकर अपनी ननद कृतिका के कमरे में सो जाती हूँ। कृतिका शादी के बाद से ही मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। वह बहुत कम बोलती थी, हमेशा अपने कमरे में रहती थी, ना किसी से ज्यादा हंसना न बातें करना। पहले मुझे लगा शायद उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन कई बार उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता था। मैंने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार मुस्कुराकर टाल देती थी। मैंने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नीचे हॉल में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी दीवार पर डरावनी परछाइयां बन रही थी। बारिश की वजह से खिड़कियां बार बार हिल रही थी और हर आवाज मेरे डर को बढ़ा रही थी। जैसे ही मैं कृतिका के कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर के किसी की धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई, फिर मैंने खुद को संभाला और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही मैं एकदम रुक गई। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। कृतिका कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था और पापा जी उसके सामने खड़े हुए लगातार शांत रहने के लिए कह रही थी। मुझे देखते ही दोनों एकदम चौंक गए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि बाहर की बारिश की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। पापा जी ने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, अरे बेटा तुम यहाँ इस समय। मैं बोल ही नहीं पाई क्योंकि कृतिका का चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया था। उसकी आंखें लाल थी जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। उसने तुरंत नजरें झुका ली और अपने हाथों के पीछे छुपा लिया। तभी मेरी नजर उसके कांपते हाथों पर गई। मेरे मन में अचानक बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन माहौल इतना अजीब था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। पापा जी ने सामान्य आवाज में कहा, कृतिका बिजली की आवाज से डर गई थी, इसलिए मैं इसे देखने आ गया। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन की उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। कृतिका लगातार नीचे देख रही थी, जैसे वह कुछ करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पा रही हो। तभी बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी पल देखा कि कृतिका डर के मारे हल्का सा पीछे हट गई। उस छोटे से पल ने मेरे मन में और भी बेचैन भर दी थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ जैसे रात हुई थी। उसने तुरंत धीरे से सिर हिला दिया। पापा जी कुछ पल तक हमें देखते रहे, फिर बोले, ठीक है तुम दोनों आराम करो, और वह कमरे से बाहर चले गए। लेकिन उनके जाते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। कृतिका जल्दी से आगे बढ़ी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ सेकंड तक वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो?
उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं भाभी, अब ज्यादा मत सोचिए, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने धीरे से कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी चुप रही। तभी बाहर से फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम दोनों एकदम चुप हो गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गए। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। अगले ही पल दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे से हिला। कृतिका डर के मारे तुरंत मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, भाभी प्लीज दरवाजा मत खोलना। उसे पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जिसके बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मैंने कृतिका की तरफ देखा। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि बाहर कौन खड़ा है। मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। बाहर बारिश और बिजली की आवाज के बीच कुछ सेकंड का पूरा सन्नाटा छा रहा था। फिर दोबारा हमारे दरवाजे का हैंडल धीरे से हिला, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। कृतिका ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। बाहर से पापा जी की आवाज आई, कृतिका दरवाजा खोलो, तुम मुझसे जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज सामान्य थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनमें एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। कृतिका ने तुरंत सिर ना में हिला दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, भाभी प्लीज कुछ मत बोलना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने धीरे से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी बाहर से फिर आवाज आई, कृतिका मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जोर से कहा, पापा जी कृतिका की तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने की कोशिश कर रही है, अभी जाकर आराम कर लीजिए। कुछ सेकंड तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज दूर चली गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब डर और बढ़ चुका था। मैंने रात की सांस ली और कृतिका की तरफ देखा। वह अब भी कांप रही थी। मैंने उसे पानी दिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास ठीक से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। मैंने पूछा, आखिर ऐसा क्या है जिसमें तुम इतनी डरी हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, भाभी कुछ बातें अगर समय पर समझा न जाए तो जिंदगी बदल जाती है। उसकी बात सुनकर मैं और उलझ गई। मैंने कहा, साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है? लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोली, मैं भी कुछ नहीं बता सकती, बस आप आज रात मेरे साथ रही हैं। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी, मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाई। मैं उसके पास बैठ गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और कमरे में जल रही मोमबत्ती बार बार बुझने जैसा हो रही थी। मैं बार बार कृतिका को देख रही थी। अब मुझे उसकी हर पुरानी बात याद आने लगी थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तब मैंने सोचा था कि कृतिका थोड़ी घमंडी स्वभाव की है, क्योंकि वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि बात कुछ और है। कई बार मैंने उसे अकेले बैठे रोते देखा था। कई बार वह किसी की आवाज सुनकर अचानक चुप हो जाती थी। पापा जी हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। उसकी पसंद का खाना लाना, उसके कमरे में बार बार जाना, उसकी हर छोटी चीज की जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना। पहले मुझे सब एक पिता का प्यार लगता था, लेकिन अब वह बात अजीब लगने लगी थी। तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और कृतिका वहीं बैठी थी। तभी पापा जी उसके लिए फल लेकर आए और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। कृतिका बार बार मना कर रही थी, लेकिन वह जबरदस्ती उसे खाने के लिए कह रहे थे। उस समय मुझे लगा था कि वह बस अपनी बेटी को ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आज वह दृश्य याद आते ही मेरे मन में जब डर भर गया। मैं सोच ही रही थी कि अचानक बाहर फिर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल कमरे के बाहर से आई थी और मैं कृतिका दोनों एकदम चौंक गए। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई अभी कुछ देर पहले वहीं खड़ा था। मैं वापस मुड़ते हुए देखा। कृतिका की आंखों में फिर वही डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी आप ऊपर चली जाइए, मैं ठीक हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि बात सिर्फ डर की नहीं है। इस घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो कृतिका के अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी बात बिना बोले भी समझ रहा है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन हम दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। करीब 3 बजे के बाद के आसपास कृतिका शायद थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन मैं
अब भी जाग रही थी, तभी अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर फिर किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। इस बार वो कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। मैं बिना आवाज किए उठी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई। बाहर का अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दिया कि कोई दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बिजली चमकी और उसे एक पल की रोशनी में जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर मेरी सांस अटक गई, क्योंकि बाहर खड़े इंसान की आंखें सीधे कमरे के अंदर झांक रही थी, और वह कोई और नहीं बल्कि पापा जी थे। बिजली की तेज चमक के साथ जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर पापा जी को खड़े देखा, मेरी सांस अटक गई। उनका चेहरा अंधेरे में बहुत अजीब लग रहा था। वह बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जिससे उन्हें पता हो कि मैं अंदर जाग रही हूँ। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। कृतिका भी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों खुल चुकी थी। शायद वह भी समझ गई थी कि बाहर कौन है। उसने डर के मारे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना भाभी, दरवाजा मत खोलना। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसमें मेरे मन को पूरी तरह हिला दिया था। मुझे यकीन होने लगा था कि सिर्फ एक बात की नहीं, एक रात की बात नहीं है, बहुत समय से कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें कृतिका की जिंदगी बदल दी है। बाहर कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज दूर चली गई, लेकिन मेरे मन का डर वहीं रह गया। मैं वापस उनके कमरे में पास बैठ गई और इस बार मैंने साफ शब्दों में कहा, कृतिका अब तो मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है? मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाने वाली। वह कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखें लगातार आंसू निकल रहे थे, जैसे वह बहुत समय से अपने अंदर सब दबाकर बैठी हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी अगर मैं आपको सब सच बता दूं तो शायद इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, सच चाहे जैसे इसे छुपाकर छीनना चाहती हो और ज्यादा मुश्किल होता है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल तक चुप रही, मुझे देखते रही और फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी माँ के जाने के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले वह बहुत खुश रहती थी, लेकिन समय के साथ उसने खुद को सबसे दूर कर लिया, क्योंकि उसे हमेशा घर में एक अजीब डर महसूस होता था। उसने कहा कि शुरू शुरू में उसे लगता था कि शायद वह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कुछ बातें यह सामान्य नहीं होती। पापा जी हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करते, उसकी हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा नजर रखते थे। अगर वह किसी रिश्तेदार के घर जाने की बात करते तो उन्हें पसंद नहीं था, यहाँ तक कि कई बार वह बिना वजह उसके कमरे तक आ जाते थे। मैंने बीच में पूछा, लेकिन तुमने कभी अदिति को कुछ नहीं बताया? उसने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, मुझे डर था कि अगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो मैं पूरी तरह अकेली पड़ जाऊंगी। वह रोते हुए बोली, भाभी कई बार इंसान डर से ज्यादा लोगों की सोच से टूट जाता है। मैं उसकी बात सुन रही थी और मेरे सामने पिछले 1 साल की हर छोटी बात घूम रही थी। मुझे याद आया कैसे कृतिका हमेशा पापा जी के सामने चुप हो जाती थी, कैसे वह उसके आते ही कमरे से निकल जाती थी, कैसे उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब घबराहट रहती थी। लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कृतिका ने आगे कहा, माँ के जाने के बाद मैंने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर दिन मुझे यही लगता था कि मैं इस घर में कैद हूँ। उसने कहा कि उसने घर को छोड़कर जाने की भी सोचा था, लेकिन अकेले बाहर की दुनिया में वो और भी ज्यादा डरती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस चुप रहना सीख गई थी, क्योंकि मुझे लगा शायद यही मेरी किस्मत है। उसके बाद यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी इंसान की खामोशी के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा हो सकता है। बाहर अब बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया था। तभी अचानक हमें नीचे हॉल में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और मैं कृतिका दोनों एकदम चौंक गए। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोला, मत जाइए। लेकिन अब मेरे मन में भी डर के साथ गुस्सा पैदा हो चुका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर जाकर नीचे हॉल में हल्का अंधेरा था और एक कुर्ती जमीन पर गिरी हुई थी, शायद कोई अभी वहां से गया था। तभी ऊपर से पापा जी की आवाज आई, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? उनकी आवाज सुनते ही कृतिका फिर कांपने लगी। मैंने पहली बार बिना डरे उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने नीचे आते हुए कहा, इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब बेचैनी दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें एहसास हो चुका हो कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब नहीं दिया।
वह चुपचाप कृतिका का हाथ पकड़कर कमरे में वापस आ गई। उस रात हम दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होने के बाद बहुत इंतजार भारी लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आदित्य के आते ही मैं सब कुछ उन्हें सच सच बता दूंगी, चाहे उसके बाद कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि अब चुप रहना गलत होगा। शायद कृतिका को पहली बार किसी अपनों की जरूरत थी जो उसकी बात बिना सवाल किए समझ सके। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन मुझे लगा था कि जैसे वह रात कभी खत्म नहीं हो रही है। तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। कृतिका एकदम घबरा गई, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि शायद आदित्य घर लौट आए हैं और अब इस घर का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कृतिका घबराकर तुरंत उठ बैठी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद आदित्य घर के अंदर आए। उनके कपड़े बारिश की वजह से भीगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें उस हालत में देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कमरे का माहौल इतना भारी था कि कुछ पल के लिए मैं चुप बोल नहीं पाई, लेकिन अब सच छुपाना गलत था। मैंने हिम्मत करके आदित्य को पूरी रात की बात हर बात बता दी। मैं बोलती गई, आदित्य बिना कुछ कहे वह सुनते रहे। उनके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहा था। जब मैंने सारी बातें खत्म की तो कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य ने धीरे से कृतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह नजरें झुकाई बैठी थी। शायद उसे अभी डर था कि कहीं इस बार भी उसकी बात पर विश्वास न किया जाए। लेकिन अगले ही पल आदित्य उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, तुमने यह सब कैसे सहा? उसकी आवाज भर गई। यह सुनते ही कृतिका जोर जोर से रो पड़ी। शायद कई सालों बाद उसे लगा था कि कोई उसकी बात समझ रहा है। आदित्य कुछ पहले तक वहीं खड़े रहे, फिर अचानक गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। मैं समझ गई वह सीधे पापा जी के कमरे की तरफ गए हैं। मैं और कृतिका भी उनके पीछे गए। आदित्य ने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गया। पापा जी बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़े थे। आदित्य ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने उन्हें हिलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मेरा दिल बैठ गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि उन्हें रात में दिल का दौरा पड़ गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। आदित्य कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा टूटन दिखाई दे रही थी। जिस इंसान ने वह हमेशा आदर्श मानते थे, उसके पीछे इतना बड़ा सच छुपा था, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कृतिका बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना दुख था न राहत, वैसे एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह कई सालों से अपने अंदर को बोझ लेकर जी रही थी। वह अचानक बहुत भारी हो गया हो। उस दिन घर में रिश्तेदारों का आना जाना लग रहा था। हर कोई पापा जी की अच्छाइयों की बातें कर रहा था। कोई कह रहा था कि वह बहुत जिम्मेदार इंसान थे, कोई कह रहा था कि उन्होंने हमेशा परिवार का ध्यान रखा। मैं बस सब सुन रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि हर मुस्कुराता चेहरा वैसा नहीं होता जिसे दुनिया समझती है। कई बार लोग अपने असली चेहरे को इतने अच्छे से छुपा लेते हैं कि सच बहुत देर से सामने आता है। शाम को जब थोड़ा शांत हुआ तो मैं कृतिका के पास गई। वह खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। मैंने उसके पास बैठकर कहा, अब सब खत्म हो गया? उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं भाभी, कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। दर्द चला जाता है, लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। आदित्य भी हमारे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कृतिका से कहा, अब यह घर तुम्हारे लिए डर की जगह नहीं होगा। हम नई शुरुआत करेंगे। पहली बार मैंने कृतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। शायद बहुत समय बाद उसे उम्मीद महसूस हुई कि कुछ महीने बाद कृतिका ने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। धीरे धीरे वह लोगों से बात करने लगी। पहले की तरह अपने कमरे में बंद नहीं रहती थी। आदित्य उसका हर कदम पर साथ देते थे और मैं हमेशा उसके पास रहती थी। कई बार रात को उसे डर लग जाता, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। समय के साथ उसके चेहरे का डर थोड़ा कम होने लगा था और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। इस घटना से मुझे एक बात बहुत अच्छे से सीख दी कि कई बार सबसे ज्यादा जरूरत किसी को सलाह की नहीं, बल्कि भरोसे की होती है। अगर कोई इंसान चुप है तो जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो सकता है। वह लंबे समय से अपने अंदर बहुत कुछ पाकर जी रही है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने बच्चों की बात हमेशा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार उनकी खामोशी में भी मदद मांग रही होती है और अगर उस समय उन्हें भरोसा नहीं मिलता तो उनके ऑर्डर ज़िंदगी पर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।